केरला के पत्रकार सिद्दीकी कापन को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल। दिल्ली दंगों मामलों में उमर खालिद की बेल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित। और सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के मामले में फाइनली शुरू करी सुनवाई। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का एक ब्रांड न्यू एपिसोड लाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए 3 ऐसी खबरें आ रही हैं कोर्ट्स के लिए। एक बार फिर काफ़ी बिजी हफ्ता रहा है ये। सबसे पहली जो खबर है वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसने फाइनली केरला के पत्रकार सिद्दीकी कापन को बेल दे दी है। भद्रा ने इस मामले को काफ़ी क्लोजली फॉलो किया था सुप्रीम कोर्ट में। भद्रा, आप बताना चाहेंगे? जी अपूर्वा, पहले अपने दर्शकों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी मैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, सिद्दीकी कापन एक केरला के पत्रकार हैं जो एक केरला के जर्नल के लिए काम करते थे। और 2020 में अक्टूबर 2020 में हाथरस, जो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक 19 साल की दलित लड़की का गैंग रेप और मर्डर हुआ था। तो उसी को कवर करने के लिए सिद्दीकी कापन जो है हाथरस जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी गाड़ी को वहाँ के यूपी पुलिस ने रोका और उनको उसी वक्त जो है गिरफ्तार कर लिया। उनको ही नहीं, उनके साथ जो 3 लोग और मौजूद थे गाड़ी में, उनको भी अरेस्ट कर लिया, जिसमें से एक उबर का ड्राइवर है। अब अरेस्ट करने के बाद यूपी पुलिस ने सिद्दीकी कापन के खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए। वो चार्जेस के मुताबिक जो चार्जेस यूपी पुलिस ने लगाए उसके मुताबिक सिद्दीकी कापन जो है हाथरस दंगे फसाद करवाने के लिए जा रहे थे। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यह यूपी पुलिस का कहना है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से हाथरस जा रहे थे। लोगों में जो 2 कम्युनिटीज़ हैं हाथरस की, दलित जो महिला जो थी वो दलित कम्युनिटी की थी और जिन लोगों ने जो आरोपी थे वो दूसरी कम्युनिटी के थे। तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है अनबन कराने के लिए, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है दंगे उकसाने के लिए सिद्दीकी कापन हाथरस जा रहे थे, ये यूपी पुलिस का कहना है। अब अक्टूबर 5, 2020 को इनकी गिरफ्तारी हुई। तब से लेके अब तक, पिछले हफ्ते तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, सिद्दीकी कापन जेल में ही बंद थे। उनकी बेल एप्लीकेशन पहले मथुरा के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट करी, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त के महीने में इसी साल उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करी और उसी ऑर्डर को चुनौती देते हुए सिद्दीकी कापन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी। अब हियरिंग के दौरान जो है बहस चली, काफ़ी देर तक तो नहीं चली, क्योंकि हेयरिंग के दौरान जो बेंच थी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित हेड कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही 2-3 सवाल पूछे, बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछे यूपी के काउंसिल से, जो सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी थे। उनसे केवल यही पूछा गया कि सिद्दीकी कापन कितने महीनों से जेल में है। उनसे ये पूछा गया कि क्या इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या इसमें अभी तक ट्रायल शुरू हुआ है या नहीं। कोर्ट ने बहुत ही साफ कर दिया था कि वो केस के मेरिट्स पे कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे, उस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या सिद्दीकी कापन को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जवाब में महेश जेठमलानी ने जो फैक्ट्स थे केस के उन कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने बोला कि सिद्दीकी कापन 5 अक्टूबर 2020 में अरेस्ट किए गए थे। चार्जशीट जो है इस मामले में अप्रैल में ही फाइल हो गई थी, मगर इसमें अभी तक चार्जेस नहीं फ्रेम हुए और इसको लेके अभी तक ट्रायल कोर्ट में कोई सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। महेश जेठमलानी ने ये तक बोला कोर्ट में कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो यूपी पुलिस ये कोशिश करना चाह रही है कि इस केस में कोई अप्रूवर बन जाए। तो इन सब दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि इतने महीनों तक कापन जो है जेल में रहे हैं और इस मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, तो जो है, और इस मामले में एक तरीके से ट्रायल कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई है, ट्रायल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कापन को बेल दी। उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं जिसके मुताबिक 6 हफ्तों तक
सिद्दीकी कापन जो है दिल्ली में रहेंगे, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एरिया में, और हर हफ्ते मंडे को यानी सोमवार को वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करेंगे। पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें कापन की रिपोर्टिंग का समय और तारीख जो है लिखा जाएगा। 6 हफ्ते के बाद कापन यदि चाहें वो केरला वापस जा सकते हैं, जो उनका होम स्टेट है, मगर केरला जाने के बाद भी उनको जो वहां का लोकल पुलिस है वहां पे हर हफ्ते जो है अपनी पेशी करनी पड़ेगी। और जो बाकी के कंडीशंस है यानी कि उसमें बेल बॉन्ड कितना कापन को देना चाहिए, ये सब जो है ट्रायल कोर्ट इसमें डिसाइड करेगी। एक कापन के खिलाफ अपूर्वा पीएमएलए का भी केस रजिस्टर हुआ है, जो हाथरस के बिल्कुल इंसिडेंट के बाद ही रजिस्टर कर दिया गया था। तो उसमें भी कापन को बेल लगानी है। उसके लिए कोर्ट ने बोला कि जब भी वो हाथरस जाना चाहें या उस कोर्ट के सामने पेश होना चाहें जहां पे पीएमएलए का केस चल रहा है बेल लगाने के लिए, तो उसके लिए उनको परमिशन दे दी जाएगी। और जहां तक पासपोर्ट की बात है वो भी कापन को ट्रायल कोर्ट के सामने डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, 2 साल जेल में रहने के बाद कापन को फाइनली बेल मिली है। इसमें ये दूसरे आरोपी हैं इस केस में जिनको बेल मिली है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ड्राइवर थे जो उस गाड़ी को चला रहे थे जिसमें कापन और उनके बाकी दो को अक्यूज थे, उनको भी बेल दे दी थी। सिद्दीकी कापन का बेल ऑर्डर इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया था। यूएपीए में इसलिए भी ये केस काफ़ी चर्चा में था कि यूएपीए में बेल मिलना इतना आसान नहीं होता। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। अब एक और बेल का मामला है जो इस समय दिल्ली हाईकोर्ट के सामने है। ये बेल का मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है उमर खालिद की बेल का मामला। ये पूरा जो इशू है ये दिल्ली दंगों का है जो कि फरवरी 2020 में हुए थे। इसके बाद इसमें कई 700-750 FIRs फाइल हुई थी कई लोगों के खिलाफ, क्योंकि काफ़ी हिंसा हुई थी उस समय उन 2-3 दिनों में दिल्ली के कई क्षेत्रों में। लेकिन एक जो FIR फाइल हुई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उस एक FIR में पुलिस जो है उसने UAPA भी लगाया है और इस FIR में काफ़ी लोग तब से गिरफ्तार हुए हैं। कई लोगों को हाल ही में इसमें बेल मिली है और अब उमर खालिद जो कि दिल्ली पुलिस के हिसाब से इसमें मुख्य आरोपी हैं इस FIR में, क्योंकि FIR ये कहती है कि दिल्ली दंगे जो थे वो एक षड्यंत्र का हिस्सा थे। वो एक काफ़ी बड़ा षड्यंत्र था जो कि CAA NRC के खिलाफ जो विरोध हुए थे तब से शुरू हुआ था और वो एक तरह से फरवरी में आके जो ख़त्म हुआ वो दंगों से ख़त्म हुआ। अब इस मामले में उमर खालिद की बेल को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था मार्च में, जिसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास आए। दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार दिन ब दिन काफ़ी दिन इसमें मेरे ख्याल में लगभग 20 दिन 1 महीना कुछ इसमें हियरिंग चली लगातार। अब इसमें कई तरह की दलीलें हैं। आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी कि उमर खालिद के वकील की तरफ से किस तरह की दलीलें आई और प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा है, क्योंकि इसमें आप सुनते होंगे हर न्यूज़ चैनल पे इस पर कुछ ना कुछ डिबेट चलती रहती है। लेकिन कोर्ट में जिसमें क्या डिबेट हुई ये हुई कि उमर खालिद के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश कर पाई है प्रोसिक्यूशन ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली किसी तरह का षड्यंत्र रचा गया था। उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह की बरामदगी नहीं हुई है, उमर खालिद से ऐसा कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्पीचेस दी गई थी उनके द्वारा उनमें भी कुछ हिंसा भड़काने जैसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। अब ये दलीलें इसलिए दी गई क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो कि इसमें एक और आरोपी हैं उनकी स्पीचेस में एक कॉमन फैक्टर था। कॉमन फैक्टर उनके हिसाब से ये था कि वो हर स्पीच में मुस्लिम समुदाय के इश्यूज़ को हाईलाइट करके उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो सड़कों पर उतर आए। ये पूरा प्रोसिक्यूशन का केस है। इसी से जुड़ी उन्होंने कई बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो 2400 घंटे धरने पर बैठने की पूरी योजना थी वो कई मस्जिदों के करीब थी योजना। उन्होंने ये भी कहा कि शाहीन बाग में जो पूरा विरोध हुआ था वो जैसे कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो औरतों द्वारा किया गया था, औरतों के प्रतिनिधित्व में किया गया था, लेकिन वो दरअसल ऐसा नहीं था। तो उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी दलीलें देते हुए ये कहा है। और उन्होंने उमर खालिद की स्पेशली एक स्पीच जो उन्होंने फरवरी 2020 में अमरावती में दी थी उसका हवाला देते हुए ये कहा है कि अगर आप वो स्पीच देखें तो उसमें सिर्फ CAA NRC की बात नहीं हुई थी, उसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों की बात की गई थी। और इसी
इन्हीं तरीकों से उमर खालिद जो है वो इसके मुख्य आरोपी है दिल्ली दंगों के। एक और बात उमर खालिद की तरफ से ये कही गई है कि ना तो उन्होंने ऐसी कुछ स्पीच में कहा और ना ही वो उस समय जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई थी वहाँ मौजूद थे। तो अब ये पूरी आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं, ऑर्डर रिजर्व हो गया। ऑर्डर रिजर्व का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है कि आर्ग्यूमेंट्स अब पूरी हो गई हैं। अब जो अगला कदम होगा वो होगा कोर्ट की तरफ से जजमेंट आना। तो इसमें अब हमको वेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको बता दो जब ये ऑर्डर रिजर्व होता है तो ये इसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं होती कि इसी समय के अंदर अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। तो अब जब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा उसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी बात में जो ये कहना चाहूँगी कि इस पूरे मैटर का फैसला महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि जो इसके बेंच जो हेड कर रहे हैं जस्टिस सिद्धार्थ मिदुल, उन्होंने दरअसल कुछ महीनों पहले इसी केस में, दिल्ली दंगों के केस में 2 लड़कियों को बेल दी थी और उस अपने बेल के जजमेंट में उन्होंने काफी कुछ लिखा था यूपा को लेके। यहाँ तक उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से इस केस में यूपा लगाया गया है वो गलत है। अब इस फैसले को दिल्ली पुलिस ने जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस फैसले पे एक तरीके से रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मगर उन लड़कियों को वापस जेल नहीं भेजा गया था क्योंकि जहां तक उनकी बेल की बात थी उस पे कोई रोक नहीं लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। केवल यूपा को लेके जो ऑब्जर्वेशंस दी गई थी कोर्ट के द्वारा उस पे लगाई थी। अब उसी बेंच के जो हेड थे जस्टिस सिद्धार्थ मिदुल, वो इस बेंच को भी हेड कर रहे हैं जिसने उमर खालिद की बेल सुनी है। तो किस तरीके से वो इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात दिलचस्प होगा वो। अब जो तीसरा हमारे पास आपके लिए केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। जो पूरा मामला है वो शुरू हुआ था कर्नाटका में। कर्नाटका में इस समय काफ़ी ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं। हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था किस तरह से वहाँ ईदगाह मैदानों पे पूरा विवाद चल रहा है। इस ईदगाह मैदानों के विवाद से पहले कर्नाटका में हुआ था हिजाब विवाद। अब ये शुरू हुआ था पिछले साल दिसंबर में जब वहाँ के उडुपी प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ लड़कियाँ हिजाब पहन के आई थी। फिर कॉलेज ने एक ऑर्डर जारी किया हिजाब को बैन करते हुए, उस पर प्रतिबंध लगाते हुए, जिसके बाद कि राज्य सरकार का भी एक ऑर्डर आया था जिसने एक तरह से उस ऑर्डर का समर्थन किया था। उस राज्य सरकार के ऑर्डर ने ये कहा था कि जिन कॉलेजेस में ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, उसको फॉलो करना चाहिए और किसी भी तरह के समुदाय को दिखाने वाले सामुदायिक ऐसे रिलीजियस जो होते हम कहते हैं धार्मिक वस्त्र बच्चे नहीं पहन सकते जहाँ पे ड्रेस कोड दिया गया है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस जो हिजाब पर एक तरह से बैन ही आप बोल सकते हैं, इस बैन को अपहोल्ड किया था, यानी कि उसको बरकरार रखा था, जिसके बाद ये जो याचिकाकर्ता थे ये सुप्रीम कोर्ट तक गए और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कर्नाटका हाईकोर्ट के बारे में आपको 1-2 लाइन बताऊंगी उस जजमेंट की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को ही चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं वो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी अगर मैं बता दूंगी। तो बेसिकली कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हम हिजाब बैन को बरकरार रख सकते हैं क्योंकि हिजाब पहनना इस्लाम का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि अनिवार्य प्रथा नहीं है एक तरह से। अब ये पूरा क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है हमें, उसमें कोर्ट्स ने ये कहा है कि सिर्फ जो एसेंशियल प्रथा होती है, यानी कि अनिवार्य प्रथा होती है किसी भी धर्म में, उसको संविधान सुरक्षित रखता है। एक तरह से आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो संविधान हर तरह की धार्मिक प्रथा को नहीं सुरक्षित रखता है, संविधान सिर्फ अनिवार्य प्रथाओं को सुरक्षित रखता है। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक ये दलील थी कि हिजाब पहनना एक ऐसी अनिवार्य प्रथा है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कुरान के कुछ इंटरप्रिटेशंस और कुछ किताबों का हवाला देते हुए ये कहा, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो संस्थाएं हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज था, ये अपने कॉलेज में किस तरह की यूनिफॉर्म पहननी होती है उसके ऊपर ऑर्डर जारी कर सकते हैं। और कोर्ट ने ये जो 2 ऑर्डर्स थे इस कॉलेज के और राज्य सरकार के, उनको भी बरकरार रखा, उनमें कोई बुराई नहीं पाई कोर्ट ने। और इस मामले में पूरा पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक बहस हुई है और तीनों दिन जो है अलग अलग 3 पिटिशनर्स ने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू कोर्ट के सामने रखे हैं।
देखिए केवल हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो इसमें काफ़ी सवाल जवाब हुए हैं। कोर्ट की तरफ से भी काफ़ी सवाल उठे हैं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी काफ़ी सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता ने जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेके, बस 2-3 पॉइंट्स ही बताना चाहूँगी क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा मैटर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, जैसा कि अपूर्वा ने बताया, उनके हिसाब से जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हिजाब पहना जो है इस्लामिक धर्म की एक अनिवार्य प्रथा नहीं है, उनके हिसाब से ये गलत है। उन्होंने ये कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कुरान के जो कुछ वर्सेस के ट्रांसलेशन को गलत इंटरप्रेट किया है। जिन वर्सेस को उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है, उनकी ट्रांसलेशन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हिजाब अलाउड है, जिजाब अलाउड नहीं है। जिजाब वो होता है जिसमें पूरे बॉडी को कवर किया जाता है। फिर जो दूसरी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने ये रखी गई है कि जो एक राइट टू ड्रेस है, यानी कि कपड़े पहनने का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 19 में कवर होता है, वो भी एक संवैधानिक अधिकार है। तो चाहे मैं स्टूडेंट ही क्यों ना हूं, मेरा अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, मैं किस तरह से जो है कपड़े पहनना चाहती हूँ, यदि मैं अपना फेस कवर करना चाहती हूँ, वो मेरा एक संवैधानिक अधिकार है। फिर तीसरी बात जो है उन्होंने ये कही कि जो आर्टिकल 21 है, जो हमारे को राइट टू लिबर्टी देता है, उसमें भी ये अधिकार कवर होता है कि हम किस तरह से जो है कपड़े पहने, और उसमें एक और अधिकार कवर होता है राइट टू एजुकेशन का। तो ये कह के कि आपने हिजाब पहना और उस वजह से आपको यदि एजुकेशन नहीं मिलती है, यानी कि कोई कॉलेज आप पे प्रतिबंध लगा देता है अपने कॉलेज में आके एजुकेशन पाने पे, तो वो जो है वो हमारे आर्टिकल 21 का जो है एक वायलेशन है। ये 3 बेसिक पॉइंट जो है कोर्ट के सामने रखे गए। अब कोर्ट ने इसके रिस्पॉन्स में अपनी तरफ से कुछ 2-3 सवाल पूछे याचिकाकर्ताओं से। कोर्ट ने ये पूछा कि ये जो हमारा अधिकार है रिलीजन का, राइट टू रिलीजन का जो अधिकार है, यानी कि जो हम अपनी धार्मिक प्रथाएं जो हम फॉलो करते हैं, क्या ये अधिकार हम किसी कॉलेज या स्कूल के अंदर जो है उनको इम्पोज कर सकते हैं या नहीं। दूसरी बात जो है कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ये पूछी कि यदि आपका ये कहना है कि राइट टू ड्रेस आपका एक अधिकार है, तो कल को कोई भी उठ के ये कह सकता है कि राइट टू अनड्रेस भी मेरा अधिकार है। तो ऐसे कुछ अनगिनत सवाल जवाब जो है हियरिंग के दौरान उठाए गए हैं, और इस पूरे मामले में अगले हफ्ते भी जो है सुनवाई रहेगी। तो जाहिर है कि जिस तरह से सुनवाई चलती जा रही है अपूर्वा इस मामले में, ये कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होगी, इसमें दिलचस्पी बहुत लोगों की बनी रहेगी। हो सकता है अगले हफ्ते याचिकाकर्ता जो है अपनी तरफ से अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रख के अपनी तरफ के आर्ग्यूमेंट्स खत्म करे, और कर्नाटका सरकार जो है वो अपनी तरफ के आर्ग्यूमेंट्स शुरू करे। भद्रा ने हर हियरिंग पर इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है काफ़ी डिटेल में, तो अगर आप इसमें हुई आर्ग्यूमेंट्स के बारे में और जानना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन आर्टिकल्स की लिंक है, तो आप वो भी ज़रूर जाके पढ़ें। जी चलिए, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।